Hello all. Welcome to session 1 of first chapter in organic chemistry, that is some basic principles and techniques. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और टेक्निक्स होते हैं वो पढ़ने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं एज organic chemistry is subdiscipline of chemistry which involves the scientific study of structures, properties and reactions of organic compounds and organic materials। माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब पार्ट है केमिस्ट्री का कि जिसके अंदर हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। पर ये सब समझने के लिए कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, वो समझने के लिए हमें ये पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच बन के उभर के आया। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कोई बहुत पुराना ब्रांच नहीं है और जो भी डेवलपमेंट्स हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लगभग 200 इयर्स ओल्ड है। और हम लिख सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 इयर्स ओल्ड, तो 200 साल पुराना है। पर अर्लियर जब इन द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट at that time classified compounds known to them into two groups on the basis of source of occurrence of compounds। माने सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, जब उसका नाम भी नहीं आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो केमिस्ट थे वो उस टाइम के केमिस्ट ने क्या किया कि भाई जो भी कंपाउंड्स उनको अवेलेबल थे उस समय में, उन कंपाउंड्स को उन्होंने दो क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई कर दिया। और ये क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड था? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी जहां से कंपाउंड लिए गए उसके हिसाब से उन्होंने जो है कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया। और ये जो दो क्लासेस थे वो दो क्लासेस कौन कौन से थे? सो दे वेर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये टर्म कहां से लाए वो लोग? तो उन्होंने कहा कि ये वो जो कंपाउंड्स है दोस व्हिच आर बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस आर सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स से मिले यानी नॉन लिविंग सोर्स से मिले उसको उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इनिशियल फेज में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तब जो भी कंपाउंड्स अवेलेबल थे उस टाइम में तब उनको दो हिस्सों में बांटा गया, यानी क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में किया गया एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो क्लासिफिकेशन था इस तरीके से उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम living sources like plants and animals, while जो inorganic compounds थे they were being obtained from non-living sources like minerals and rocks। तो क्लासिफिकेशन तो कर दिया उन्होंने कि भाई दो तरीके के कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जो मिलेंगे आपको लिविंग सोर्स से वो ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक है। पर फिर उसके बाद में उन्होंने इन कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करी। जब उन्होंने कोशिश किए कि भाई ये कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाए तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो बड़े आसानी से लेबोरेटरी में बन गए, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो उस टाइम के केमिस्ट लेबोरेटरी में नहीं बना पाए। तो जब बार बार कोशिश करने पे भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लेबोरेटरी में नहीं बने तो फिर एक स्वीडिश केमिस्ट आए जिन्होंने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी जिसे हमने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो स्वीडिश केमिस्ट थे उनका नाम था बेज़ेलियस
और उनके अनुसार उनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा और उन्हीं के भीतर बनते हैं, और ये जब भी भीतर उनके बनते हैं और उनके द्वारा बनते हैं उसके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण ये बनते हैं। एक अद्भुत जो है फोर्स है, एक चमत्कारिक फोर्स है जो बाहर कहीं पे भी नहीं पाया जाएगा। उनका मानना ये था, किनका, बर्ज़िलियस का, कि भाई ये जो फोर्स है, ये अद्भुत फोर्स, ये चमत्कारिक फोर्स, ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर ही एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर उनके द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये जो अद्भुत फोर्स था उसका नाम रखा वाइटल फोर्स, और इसीलिए थ्योरी का नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसलिए हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ओनली बाय एंड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी उनके द्वारा और उनके भीतर ही बनेंगे, बाय सम मिस्टीरियस फोर्स, एक अद्भुत फोर्स के द्वारा ही बनेंगे। ही नेम्ड दिस मिस्टीरियस फोर्स एज वाइटल फोर्स एंड द थ्योरी वाज टर्म्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, और थ्योरी को क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। द थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड, गलत प्रूव हुआ जब एक्सीडेंटली एक और केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने बना दिया यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन नहीं पा रहे थे, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने एक्सीडेंटली जो है वो यूरिया बना दिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। मतलब वो बनाना चाहते थे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कौन है, अमोनियम साइनेट। तो वो बनाना चाहते थे NH4CnO, जो कि है अमोनियम साइनेट। लेकिन ये जो अमोनियम साइनेट हम कह रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जब इसको हीट किया गया तो NH4CnO का रीअरेंजमेंट हुआ और मिला NH2CONH2, यानी आपको मिला यूरिया। और ये जो यूरिया है, यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो गलती से ही सही, लेकिन जो फ्रेडरिक वोलर है उन्होंने पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। जब उन्होंने लेबोरेटरी में पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया, उसके बाद में बहुत डिफरेंट जो केमिस्ट थे उन्होंने लेबोरेटरी में बहुत नए नए कंपाउंड्स बनाए, और इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनने लग गए हैं। जैसे कोल्बे ने 1845 में लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया एसिटिक एसिड का। माने कोल्बे ने एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में बना लिया। सिमिलरली 1856 में बर्थोलोथ ने लेबोरेटरी में बनाया मीथेन, और इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाने लगे, जिसके कारण जो प्रीवियस वाला जो डेफिनेशन था या जो प्रीवियस वाला कंसेप्ट था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, ये पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में भी बनने लग गए हैं, और फिर नया वाला कंसेप्चुअल डेफिनेशन आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करने पे ये पाया गया कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जो इसेंशियली कंटेन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स की स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए अभी हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट एसेंशियली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें जनरली कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं इसेंशियली। उसके अलावा और भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी जो भी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की, है ना, तो उसकी केमिस्ट्री जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ना ही सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स बट उनसे बनने वाले और भी दूसरे कंपाउंड्स, यानी उनके डेरिवेटिव्स भी उसके अंदर इंक्लूसिव है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ रहता है, बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, पर इसमें थोड़ी सी कमी है। एक्चुअली सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें उसमें भी कार्बन है, बट वो भी जो है क्या नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जब हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें हम लोगों को जोड़ना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कोऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा, यानी इन कंपाउंड्स को छोड़ते हैं तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स जो है दे कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर सवाल यही उठता है कि भाई ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऐसा एक सेपरेट ब्रांच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब यह है कि जो 118 एलिमेंट्स हम लोगों को अभी तक पता है, इनमें अगर सपोज हम लोग कार्बन को अलग करते हैं और बाकी 117 एलिमेंट्स को अलग करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अकेला जो कार्बन है इट कैन फॉर्म मोर देन 5 लाख कंपाउंड्स। मोर देन, लेकिन जो 117 एलिमेंट्स है दे विल फॉर्म लगभग 30,000 compounds. So these compounds, okay, which are being generally called as now carbon compounds, ये काफी ज्यादा थे और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बोल सकते हैं हम कार्बन कंपाउंड जो है उनको पढ़ना अलग से दूसरे ब्रांच में ज़्यादा सहूलियत का था, यानी ज़्यादा आसान था। और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्पेशली डिफरेंट ब्रांच है केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। और याद रखना पड़ेगा कि कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कोऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, bicarbonates etc. comes down in a separate branch और इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यही रीज़न है कि हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, किसको किसको छोड़ के, ऑक्साइड्स को, कोऑक्साइड्स को, कार्बोनेट्स को और बाइकार्बोनेट्स को। और इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास में है विच वाज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर अब एक नया सवाल हमारे सामने आता है और ये सवाल ये है कि भाई ये जो कार्बन होता है ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता क्यों है? जब ये 5 लाख, मोर देन 5 लाख कंपाउंड बना रहा है, जबकि बाकी के 117 एलिमेंट्स मिलके लगभग 30,000 कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन बनाता क्यों है? सो हमारे पास में एक नया सवाल आया अभी कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाएगा? सो व्हाट इज द रीजन? द फर्स्ट रीजन दैट कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स इज टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ में। सो व्हाई डू इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स? तो हमको पता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of carbon atom is 1s2 2s2 2p2। तो ये हो गया उसका वैलेंसी शेल। उसके वैलेंसी शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट
उसमें से सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके तो 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए। हाउएवर जब भी रिएक्टिंग आटम इसके तरफ आएगा रिएक्ट करने के लिए, दैट मीन्स टू से व्हाट कि व्हेन द रिएक्टिंग आटम अप्रोचेस द कार्बन आटम, लेट अस से दिस इज आवर रिएक्टिंग आटम, ये हमारा रिएक्टिंग आटम है, और ये हमारा कार्बन आटम है। So when the reacting atom approaches the carbon atom to react, तो energy will be evolved. Energy is evolved. Now by absorbing this energy, one of the electron from 2s orbital will be promoted to 2p orbital. And that is the reason why जो excited state electronic configuration होता है कार्बन का वो होता है 1s2 2s1 2p3, यानी उसके वैलेंसी शेल में excited state electronic configuration में now there are 4 unpaired electrons. So these 4 unpaired electrons usually take part into the bonding और इसीलिए कार्बन can show tetra covalency। इसका मतलब हर एक कार्बन आटम के 4 बॉन्ड बनेंगे। That's the reason why it can form so many compounds. Second reason for large number of carbon compounds is catenation. Now, what do we basically mean by catenation? Catenation is the tendency of atoms of an elements to attach to themselves to form a long chain. जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल में कार्बन की कैटेनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कार्बन को कार्बन आटम्स के साथ में एक कार्बन आटम को दूसरे कार्बन आटम को दूसरे कार्बन आटम के साथ में अटैच होकर एक लंबा सा चेन बनाने की टेंडेंसी है। Therefore, catenation is also termed as a self-linking tendency of atoms of same elements to form a long chain. माने अगर सपोज हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन आटम्स एक दूसरे में अटैच होके एक लंबा सा जो है वो चेन बना सकता है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। अब ये इसलिए करता है क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ वो शॉर्ट है, एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट है और इसलिए बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है और इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा जो है टेंडेंसी है कैटेनेशन की टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। और क्योंकि ये लॉन्ग चेन बनाता है इट कैन फॉर्म वेरियस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो दूसरा वाला रीज़न जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए है कार्बन के, दैट इज कैटेनेशन। Third reason for the formation of large number of carbon compounds is tendency to form multiple bonds. Now generally जो कार्बन है उसको खुद से as well as सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होता ही होता है, जैसे अगर सपोज अल्केन्स की बात करते हैं उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन जो अल्कीन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जो अल्काइंस होते हैं उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। सो उसको अलग अलग कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी है। इसके अलावा कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड with oxygen, carbon forms triple bond with nitrogen। तो अगर सपोज हम लोग बात करें कि भाई कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, सो इट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स और इसीलिए भी जो है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। द फोर्थ रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज इट्स टेंडेंसी to form straight chains and branched chains।
अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कैन नॉट ओनली फॉर्म द स्ट्रेट चेन्स बट it also have a tendency to form a branch chains. For example, यहाँ पे 4 कार्बन एटम का एक straight chain बना, but then it also have a tendency to behave like this. ये है तो 4 कार्बन आटम का ही कंपाउंड, लेकिन ये दो कंपाउंड्स में बिकॉज देयर इज एन अरेंजमेंट डिफरेंस आ रहा है अरेंजमेंट में, और इसलिए ये दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे. सिमिलरली अगर सपोज मैं 5 कार्बन आटम का एक चेन कंसिडर करता हूं तो इट कैन ऑकर इनटू डिफरेंट टाइप्स. मानिए अलग अलग टाइप हो सकता है, एक तो स्ट्रेट चेन हो सकता है, या ब्रांचिंग में इस तरीके से हो सकता है कि एक ब्रांच बने. इनफैक्ट ये इस तरीके से भी बन सकता है कि जहां पे सेकेंड कार्बन आटम में दो ब्रांचेस हो. सो हम देखेंगे कि ये कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी और ये कंपाउंड सी, दो उनमें 5 ही कार्बन आटम है, लेकिन उनके अरेंजमेंट्स डिफरेंट है, और इसीलिए उनका जो कंपाउंड है, मतलब जो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है, वो भी डिफरेंट होगा. सो इट कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजंस, दैट इज टेट्रा कोवैलेंसी, कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स एंड ब्रांच चेन्स. और इसीलिए कार्बन के न्यूमरस नंबर ऑफ क्या मिलते हैं हमको, कंपाउंड्स मिलते हैं. Now let us see what are the different types of hybridization that carbon can exhibit in organic compounds. In organic compounds में हमको पता है कि कार्बन आटम जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस एग्जिबिट करेगा. तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करेगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. पहले हम लोग फिर से वही वाला फंडामेंटल जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रहता है उसी को दोहराते हैं. तो हमको पता है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का है वो है 1s2 2s2 2p2. लेकिन जब भी कोई रिएक्टिंग आटम कार्बन की तरफ आता है रिएक्ट करने के लिए तो एनर्जी इवॉल्व होती है, और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जाएगा 2s में से 2p ऑर्बिटल में, और इसीलिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s1 2p3. इसका मतलब इसकी वैलेंसी शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो कार्बन 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए. तो उसमें कार्बन में एक s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं. अब क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में यही sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो उसमें एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे. अब हम समझते हैं कि अगर सपोज एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और जो फोर्थ वाला हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये पाई बॉन्ड बनाएगा. ये एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया,
which will result into the formation of pi bond. यानी जहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, वहां पे एक पाई बॉन्ड बनेगा along with सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली अगर सपोज हम लोग बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा. अब अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिए तो दो आत्मिक ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे. ये दो ऑर्बिटल्स है, जो आत्मिक ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. इसका मतलब अगर सपोज कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करने पे ये वाला sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके दो पाई बॉन्ड बनेंगे. अब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कि जिस हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में जितने अवेलेबल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से कम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं. यानी यहाँ पे अवेलेबल थे 4, लेकिन उसमें से एक में 3 और एक में 2 ही ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं. Now such type of hybridization is called limited hybridization. इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन, कि जिसके अंदर जितने अवेलेबल है उससे कम नंबर जो है वो कम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं. और जो भी अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स रह जाएंगे उनके बनेंगे पाई बॉन्ड. और इस तरीके से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स और परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल्स टू. अब क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालेंगे तो एक एस है 3 पी है, यानी टोटल 4 में से एक एस है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 25%. अब यही जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर ट्राइगोनल. बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और परसेंटेज कैरेक्टर होता है क्योंकि 3 है, एक एस और 2 पी, टोटल मिलके 3 है, उसमें से एक एस है, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू 33.33%. सिमिलरली जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तब स्ट्रक्चर होता है लीनियर. बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और परसेंटेज कैरेक्टर होता है क्योंकि 2 ही है, एक एस और एक पी, सो 1/2 इंटू 100, तो एक एस है आउट ऑफ 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 50%.
अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी शो करेगा कार्बन, तब हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड depends upon extent of overlap, and extent of overlap is directly proportional to percentage as कैरेक्टर। माने हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड is directly proportional to percentage as character. Greater the percentage as character, more stronger will be the bond. और इसीलिए sp-sp overlap वाला bond will be stronger as compared to that of sp2, sp2 overlap should be stronger as compared to that of sp3, sp3 overlap. यानी sigma bond in alkenes should be weaker as compared to that of sigma bond in alkenes. That must be more weaker as compared to that of sigma bond in alkynes. तो यहाँ पे एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा, यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई रहेंगे। तो जो सिग्मा बॉन्ड है अल्काइंस में, यानी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। सिमिलरली अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है, तो जहाँ पे भी हम लोगों को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देगा, दैट शुड बी sp2, क्योंकि उसमें एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा। जैसे हमने प्रीवियसली बोला है लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा, तो ये दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना, वहां एक सिग्मा और दो पाई होंगे, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड बने, कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, कि एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। सिमिलरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जहां पे हम लोग कहते हैं EP इक्वल्स टू LP प्लस BP, जहां पे हमारा EP जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, LP लोन पेयर और BP है बॉन्ड पेयर्स। अगर सपोज EP
इक्वल्स टू 2 है तो हम समझते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आर 3 तो हम समझते हैं कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सपोज 4 है तो हम कहते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला हर एक आटम का। तो यहाँ चेक करते हैं, पहला वाला कार्बन आटम, लेट्स से इनको नंबर कर लेते हैं और हम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो कार्बन आटम 1 के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके 4 बॉन्ड बने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ में और 1 कार्बन के साथ में। तो वी से EP इक्वल्स टू, लोन पेयर तो कुछ भी नहीं है, 0 + 4। सो EP इक्वल्स टू क्या आया, 4। तो EP अगर सपोज 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, इसलिए C1 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग कहें कार्बन आटम 2, तो कार्बन आटम 2 में चेक करते हैं EP विल बी इक्वल टू, इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं। पाई बॉन्ड को हम लोग ना ही लोन पेयर में कंसिडर करते हैं ना ही बॉन्ड पेयर में कंसिडर करते हैं। तो इसमें अगर सपोज हम लोग देखें तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है और एक सिग्मा है, एक पाई है। हमने पाई नहीं कंसिडर करना है, हमने सिर्फ सिग्मा कंसिडर करना है। उसके हिसाब से कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा एक दूसरे कार्बन के साथ में, इधर डबल बॉन्ड वाला एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ में। तो लोन पेयर तो है नहीं, +3। इसका मतलब EP इक्वल्स टू आएगा 3, और अगर EP इक्वल्स टू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, यानी C2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सिमिलरली अभी C3 की बात करते हैं। अब जो C3 कार्बन आटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं तो उसके 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बने हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन आटम के साथ में बना, यानी उसके भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। सो बॉन्ड पेयर 3 है। ओके, हम जो पाई बॉन्ड है उसको कंसिडर नहीं करते। तो क्योंकि अभी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, और इसीलिए ये जो C3 था उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ये एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आटम 1, 2 और 3 का। अब हम कार्बन आटम 1 की बात अगर करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इक्वल टू लोन पेयर 0 प्लस कितने बॉन्ड बने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ में और एक ये सिग्मा। तो इसका मतलब 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। सिमिलरली इस कार्बन आटम का C3 कार्बन आटम की बात करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, उसमें होने चाहिए लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, ये एक सिग्मा और ये एक पाई, तो सिग्मा ही कंसिडर होगा यानी 3। तो इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। अब बारी आती है C2 कार्बन आटम की, और ये C2 कार्बन आटम में क्या होगा, तो C2 कार्बन आटम में 2 ही बॉन्ड बने, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिग्मा ही कंसिडर करते, पाई कंसिडर करने नहीं है। तो इसका मतलब EP विल बी इक्वल टू 0 + 2, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp, क्योंकि 2 अगर है तो हमने कहा था sp होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से वाले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। आइए हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि इसको आप लोग कंप्लीटली बॉन्ड वाइज लिख दें, जैसे CH H C ट्रिपल बॉन्ड N। अभी हमें समझ में आता है
कि सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा है, 3 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हुए हैं 4 और 1 5, सो sigma equals to 5 और pi bond will be equals to 2। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग सेकेंड वाला बात करते हैं तो सेकेंड वाला चेक करिए बी पार्ट में, उसको भी ओपन अप कर लेते हैं। तो सी एच एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच एच एच। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिनोट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और इसीलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं सी पार्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को बेंजीन रिंग दिया हुआ है। तो ये जो बेंजीन रिंग होता है इट इज लाइक दिस, एक हेक्सागोनल रिंग है, और इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स है। हर एक इसमें कार्बन आटम में एक H लगा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे C2H5 लगा है, यानी CH2 CH3 लगा होगा। अब हम इसके सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स लिखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हुए? पाई बॉन्ड हुए 3, और इसीलिए हम लोग लिखेंगे सिग्मा will be equals to 18 and pi bond will be equals to 3। तो इस तरीके से भी बहुत बार एग्जांपल्स आए कि जहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए बोला जाए। आइए अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमको पता है हमको करना क्या है। हमको पता है अगर सपोज सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, एक भी डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे sp2 है, और अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड है तो हमको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए ए से शुरू करते हैं। यहाँ पता चल रहा है पहला वाला जो कार्बन आटम है उसके सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ये जो CH है वो डबल बॉन्डेड है, माने डबल बॉन्ड बना हुआ उसका, तो पक्का पक्का इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी है। सिमिलरली अगर बी वाला देखते हैं तो यहाँ पे CH3 जो है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बन आटम है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ में। और लास्ट वाला जो CH3 है उसका वापस से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब यही बात अगर सपोज हम लोग बेंजीन की बात करते हैं तो उसका हर एक कार्बन आटम, हर एक कार्बन आटम एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी हर एक का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सो बेंजीन में हर कार्बन आटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर सपोज कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो शायद sp हाइब्रिडाइजेशन होता। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे एग्जांपल्स आएंगे वो हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि जिसमें हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Do subscribe to the channel so as to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.